दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में पिछले कुछ सालों में बहुत से रेवोल्यूशंस हुए हैं। यहाँ पर लोगों ने करप्शन और दूसरी मैल प्रैक्टिसेस का इल्जाम लगाकर अपनी सरकार के खिलाफ न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। और टॉप लीडरशिप को देश छोड़कर जाना पड़ा। और इसी नेबरहुड में एक दूसरा देश भी है जहां एक इंस्टीट्यूशन खुलेआम वोटर फ्रॉड करता है। ऐसी सरकार बन जाती है जो पॉपुलर नहीं है, लेकिन यूथ अभी भी धर्म और नफरती प्रोपेगेंडा में फंसा। अरे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप क्या समझे। खैर, इंडिया पर आए तो यहां भी पिछले कई सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर मल्टीपल इलेक्शंस में इलीगल तरीकों से बीजेपी की हेल्प करने का इल्जाम लगा है। चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन तो आपको याद ही होगा, जहां सीसीटीवी पर सब कुछ कैप्चर हो गया था। खैर, उसके बाद से एक्शन लेने की जगह ईसीआई ने डिसाइड किया है कि 45 दिन के अंदर अंदर सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट कर दी जाएगी। जो इंस्टीट्यूशन कभी नाश्ते में नेताओं को खाने वाले टीएन शेषान जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए जाना जाता था, वो आज कैसे इस हद तक गिर गया है और उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम हैं। क्या ये किसी लार्जर कंस्पिरेसी का पार्ट है या महज एक इत्तेफाक? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। यूं तो वोटर फ्रॉड की बात ना इंडियन इलेक्शन की हिस्ट्री में नहीं है और ना ही इस करंट रेजिम में, लेकिन ये मामला तब ज्यादा हाईलाइट्स हुआ जब राहुल गांधी ने अगस्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईसीआई के ही डेटा को एनालाइज करना शुरू किया। राहुल गांधी ने बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का एग्जाम्पल देते हुए एलिज किया है कि यहां करीब 1 लाख वोटर्स की चोरी हुई थी। लेकिन कैसे? बेंगलोर सेंट्रल का इलेक्शन काफी नैरो मार्जिन से जीता गया था, जहां पर कांग्रेस के मंसूर अली खान को 626,208 वोट्स मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट्स को 658,915 यानी डिफरेंस सिर्फ 32,707 वोट्स का था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने यह बताया कि इस सीट के 7 सेगमेंट्स थे, जिनमें से 6 जगह पर वो लोग बीजेपी से आगे चल रहे थे, लेकिन फिर आखिरी महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में एक खेल हो गया। वहां पर बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले में 1,14,000 वोट्स ज्यादा मिले, लेकिन ये तो आम बात है। ऐसे पॉसिबल हो सकता है तो फ्रॉड कहां है? राहुल गांधी के मुताबिक इनमें से 1,250 वोट्स फेक थे। इसमें उन्होंने ईसीआई के ही डेटा से दिखाया कि 11,965 वोटर्स डुप्लीकेट वोटर्स थे, जिन्होंने एक से ज्यादा स्टेट्स या लोकसभा सीट्स में खुद को रजिस्टर किया हुआ है। फिर 40,009 वोटर्स वो थे जिनके पास फेक या इनवैलिड एड्रेसेस, कई जगह पर हाउस नंबर 0 लिखा हुआ था। और फिर 10,452 वो ऐसे वोटर्स भी थे जिन्होंने एक ही घर में बहुत से वोटर्स रजिस्टर किए हुए थे। महादेवपुरा में ही एक घर था जिसमें 80 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड थे। कमाल की बात यह है कि ये मुन्नी रेड्डी गार्डन एरिया में मौजूद ये घर 10 से 15 स्क्वायर फुट का ही था। सोचिए, देश में गरीबी की क्या हालत है कि 80 लोगों को इतना छोटा स्पेस शेयर करना पड़ रहा है। इंडिया टुडे ने भी जाके इस घर की पड़ताल की तो पता चला कि वहां पर सिर्फ एक ही आदमी रहता था, जो कि एक बाइक टैक्सी सर्विसेज के लिए बाइक चलाता है, और वो कुछ महीने पहले ही वहां शिफ्ट हुआ था। जो वोटर्स वहां पर रजिस्टर्ड थे उसका नाम तक उसने पहले नहीं सुना था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि घर का ओनर जयराम रेड्डी बीजेपी से एफिलिएटेड था। पहले तो उसने ये माना कि वो पार्टी वर्कर
है, लेकिन बाद में जब उसे मामला समझ आया तो उसने बयान चेंज कर दिया और कहा कि उसका पार्टी से कोई लिंक नहीं है, वो तो सिंपली उनका वोटर है। एक और अब्सर्ड मामला 153 बियर स्ट्रीट से आया, जो कि एक ब्रूवरी है और यहाँ पर भी 68 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। अब पता नहीं ये वोटर फ्रॉड था या वो 68 लोग इतने बड़े अल्कोहलिक्स थे कि उन्होंने कहा कि ये मैखाना ही उनका परमानेंट एड्रेस है, ईसीआई को उनसे जब भी मिलना हो वहीं पर मिले, अपने घर तो वो कभी कभी ही जाते हैं। इसके साथ साथ 4132 वोटर्स ऐसे भी थे जिनकी फोटोज इनवैलिड थी और अभी यहाँ हम सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं। लार्ज स्केल पर देखें तो ये फ्रॉड इतना बड़ा था कि पीएम मोदी की खुद की सीट पर सवाल उठने लगे। अगर आपने लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स को क्लोजली फॉलो किया तो आपको याद होगा कि पीएम मोदी पहले 3 राउंड्स में कांग्रेस कैंडिडेट अजय राय से 6000 वोटों से पीछे चल रहे थे। काउंटिंग खत्म होते होते मोदी ने 1.52 लाख वोट्स के मार्जिन के साथ अपना इलेक्शन जीत लिया था। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्योंकि ये विक्ट्री मार्जिन 2019 के 4.8 लाख के विक्ट्री मार्जिन से काफी कम था। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी, कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में कई इरेगुलरिटीज को पॉइंट आउट किया, जैसे कि एक वोटर विशाल सिंह कर्नाटका और पीएम मोदी की सीट वाराणसी दोनों जगह पर रजिस्टर्ड था। इसके साथ साथ एक बिजार केस तब सामने आया जब कश्मीरी गंज एरिया में ऐसे 50 वोटर्स मिले जो सभी एक ही आदमी के बेटे थे। इस आदमी का नाम राम कमल दास था। पॉपुलेशन कंट्रोल पर काफी बात होती है लेकिन राम कमल जी ने तो हद ही कर दी। पता नहीं अगले इलेक्शन तक कहीं वो सेंचुरी ही ना मार डाले। बाद में इसका क्लैरिफिकेशन ये दिया गया कि ये एक मंदिर के हेड थे और इनके फॉलोअर्स उन्हें अपने स्पिरिचुअल फादर मानते थे, जिस वजह से उन्होंने इस तरह से रजिस्टर किया। अब भावनाएं एक तरफ, लेकिन क्या लीगली स्पिरिचुअल फादर को बायोलॉजिकल फादर मानकर क्या आप सरकारी डॉक्यूमेंट्स में इस तरह के फेर बदल कर सकते हैं? क्या पता, जब नॉन बायोलॉजिकल आदमी पीएम बन सकता है तो उसके वोटर्स एक स्पिरिचुअल फादर तो बन ही सकते हैं। मजेदार बात यह है कि पहले तो ईसीआई को डिफेंड करने के लिए बीजेपी सपोर्टर्स ही सोशल मीडिया पर हल्ला मचाने लगे और इन एलिगेशंस को बेबुनियाद कहने लगे, लेकिन फिर बीजेपी एमपी और बीसीसीआई के एक प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर ने अपनी ही पार्टी को हिट विकेट कर दिया। अनुराग ठाकुर ने एलिज किया कि बहुत सारी ऐसी सीट्स जहां पर ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स जीते थे, जैसे कि रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मेनपुर, वायनाड, कोलारपुर, वहां पर भी वोटर फ्रॉड हुआ है। अनुराग ठाकुर को लगा कि उन्हें बहुत अच्छा शॉट खेला है, लेकिन फिर ऑपोजिशन ने कहना शुरू कर दिया कि ठीक है, यही तो हम कह रहे हैं कि वोटर फ्रॉड हुआ है और ईसीआई की नाक के नीचे हुआ है, तो इसकी जांच क्यों नहीं करवाते। उसके बाद से बीजेपी की तरफ से इस मामले पर रेडियो साइलेंस है। ये पैटर्न भी बहुत अजीब है कि जब सवाल ईसीआई से पूछा जा रहा है तो बीजेपी और उनके भक्त क्यों उन्हें डिफेंड करने में लगे हैं। दूसरी तरफ ईसीआई का रवैया भी इस मामले में काफी सस्पिशियस है। जैसे कि राहुल गांधी के क्लेम्स के बाद ईसीआई ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा कि ये तो जो भी वो एलिज कर रहे हैं उन एलिगेशंस को वो रिटन में एक एफिडेविट के तौर पर दे या फिर जनता से माफी मांगे। लेकिन यही चीज उन्होंने अनुराग ठाकुर को करने के लिए नहीं कहा, जबकि दोनों के इल्जाम तो यही है कि वोटर फ्रॉड हुआ है। इंटरेस्टिंगली राहुल गांधी ने कोई एफिडेविट पेश नहीं किया, जिसे बीजेपी सपोर्टर्स ने इस तरह से पेश किया कि देखो, इल्जाम लगाना आसान है लेकिन राहुल गांधी को खुद पर भी भरोसा नहीं है। इस पर योगेंद्र यादव के टेक बहुत इंटरेस्टिंग था। योगेंद्र यादव का कहना है कि ईसीआई को एफिडेविट ही क्यों चाहिए? क्या अगर भारत का कोई आम नागरिक अनोनिमस रहकर ईसीआई से वोटर फ्रॉड की शिकायत कर दे तो क्या इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो उसकी जांच करे? एफिडेविट ही बात चल ही गई है तो जब इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की तो अगले ही दिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि 2022 के यूपी इलेक्शन के दौरान
दौरान जो वोटर डिलीशन हुआ था उसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 18,000 एफिडेविट्स दिए हैं और अगर उन्हें और टाइम मिलता तो वो और भी सबमिट कर देते, लेकिन इन पर भी अभी कोई कार्यवाही होती हुई नजर नहीं आती है। वोटर डिलीशन का पैटर्न भी कोई नया नहीं है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें रिसेंट बिहार एसआईआर में देखने को मिलता है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें ईसीआई ने ये जांच की वोटर लिस्ट में क्या गलतियां हैं। उनके मुताबिक सिर्फ यहाँ गलतियों की बात नहीं है, पर हो सकता है कि वोटर लिस्ट में मौजूद कुछ लोग मर गए हो या फिर वो स्टेट छोड़कर चले गए हो, इसलिए वोटर लिस्ट को रिवाइज करना जरूरी है। इस प्रोसेस के दौरान उन्होंने लोगों से 11 डॉक्यूमेंट्स भी डिपॉजिट करने के लिए कहा जिनसे ये प्रूव किया जा सके कि वो बिहार के वोटर्स हैं। अब इस मामले में बहुत सी कंट्रोवर्सीज सामने आई। पहले तो ईसीआई ने करीब 65 लाख लोगों के नाम डिलीट कर दिए जो अपोजिशन ने एलिज किया कि उनके वोटर्स थे। इनमें से कई लोगों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज ने ऐसे कई लोग देश के सामने खड़े कर दिए जो जिंदा थे लेकिन फिर भी उन्हें डेड डिक्लेयर किया गया था। अब अगर ये प्रोसेस इतना ही रिगरस था और ईसीआई कहता है कि उन्होंने घर घर जाकर सर्वे किया है, तो फिर इतनी गलतियां कैसे हो गई। दूसरी तरफ जब एडीआर और योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पीआईएल फाइल की, तो योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि इस एसआईआर में सिर्फ डिलीशंस ही क्यों है? क्या इलेक्शन कमीशन को पूरे बिहार में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड किया जाना हो? क्या बिहार में लोगों की उम्र बढ़ना बंद हो गई है? कोई ना कोई तो होगा जो उस वक्त 18 साल का हो गया होगा जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, या फिर कोई तो ऐसा होगा जिसने कभी वोट नहीं किया लेकिन अब करना चाहता है। 65 लाख का नंबर बहुत बड़ा है। मजेदार बात यह है कि जिन लोगों के नाम डिलीट किए गए थे उन्हें ये पता भी नहीं था कि उनके नाम डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि ये लिस्ट तो कभी पब्लिक ही नहीं गई, बल्कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को ये लिस्ट दी गई थी जो एक उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को ये ऑर्डर इश्यू किया है कि वो उन सभी नामों को पब्लिक फोरम में डाले ताकि लोग खुद ही चेक कर सके। ईसीआई ने पहले इसका विरोध किया था और प्राइवेसी वायोलेशन का आर्गुमेंट दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी। इसके साथ साथ जो 11 डॉक्यूमेंट्स ईसीआई ने वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए सिलेक्ट किए थे उनमें आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं माना गया था। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईसीआई को आधार कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस एसआईआर की टाइमिंग को लेकर भी ऑपोजिशन ने बहुत से सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना था कि इलेक्शंस के 6 महीने पहले इस तरह के रिवीजन का क्या मतलब है? क्या ईसीआई ये बात मान रहा है कि 2024 में जिस वोटर लिस्ट से बिहार में लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें बीजेपी का प्रदर्शन शानदार था, वो लिस्ट फर्जी थी? क्या फिर बिहार में लोकसभा सीट्स पर दोबारा इलेक्शन नहीं होना चाहिए? दूसरी चीज जो सभी को खटक रही है वो ये थी कि मॉनसून की वजह से बिहार में फ्लड्स आए थे और ऐसे टाइम में जब लोग फ्लड से जूझ रहे हैं और अपने घर शिफ्ट कर रहे हैं, उस टाइम पर ही उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। ये भी एक लार्ज स्केल मैनिपुलेशन की तरफ पॉइंट आउट करता है और आखिर में ये एसआईआर भी वोटर फ्रॉड से छूटता नहीं है। बिहार में भी कई केसेस सामने आए हैं जहां एक घर में मल्टीपल वोटर्स पाए गए हैं। एक ऐसा ही केस जमुई डिस्ट्रिक्ट से है जहां एक घर में 230 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा कई लोगों ने ये भी एलिजेड किया है कि उन्हें कोई इन्यूमरेशन फॉर्म दिया ही नहीं गया और कई जगहों पर ईसीआई के ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स या बीएलओज ने खुद ही लोगों के नाम पर साइन कर दिया है। इस मामले को जर्नलिस्ट अजीत अंजम ने भी उठाया था, जिन्होंने खुद अपने कैमरा से बीएलओज के लोगों के फॉर्म्स पर साइन करते हुए एक्सपोज किया था। एक और इंटरेस्टिंग मामला ईवीएम मैनिपुलेशन और ईवीएम की बैटरी से जुड़ा हुआ भी है। हरियाणा में हुए 2024 के इलेक्शंस में सभी एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स कांग्रेस की जीत
बता रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो बीजेपी के फेवर में था। इससे कांग्रेस से ज़्यादा तो खुद बीजेपी वाले हैरान थे। अब कांग्रेस ने यहाँ पर इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया। वो कंस्टिट्यूएंसीज जहां पर ईवीएम्स की बैटरी 99% तक चार्ज थी, उन जगहों पर बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले, लेकिन जहां पर 60-70% बैटरी रिमेनिंग थी वहां पर जनरली कांग्रेस जीत। ऐसा एक दो जगह नहीं बल्कि 20 कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। अब कांग्रेस ने ये तो एक्सप्लेन नहीं किया कि फ्रॉड का मेथड क्या था, लेकिन ये समझना उतना भी मुश्किल तो नहीं है। अगर ईवीएम पूरे दिन चालू रही और लोगों ने आकर वोट किया तो इसका मतलब है कुछ बैटरी तो ड्रेन हुई ही होगी। लेकिन अगर ईवीएम सिर्फ एक बार चालू की जाए और थोड़े से ही टाइम में उसमें सारे वोटर्स रजिस्टर कर दिए जाएं तो ऑब्वियसली कम बैटरी ड्रेन होगी। तो क्या इन ईवीएम्स में पब्लिक ने नहीं बल्कि बीजेपी सपोर्टर्स ने ही वोट डाले थे, वो किसी तय समय पर? ये सवाल ईसीआई के लिए है और उन्हें जवाब देना ही चाहिए। पहले लोग ईवीएम्स पर सवाल उठाने से बचते थे क्योंकि ईसीआर और कई एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब ईवीएम्स पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में आए एक लेटेस्ट वर्डिक्ट के बाद। ये मामला भी हरियाणा से ही था, जहां पर पानीमत के बुआना लखू विलेज में 2022 में पंचायत इलेक्शंस हुए। ये इलेक्शंस मेनली मोहित कुमार और कुलदीप सिंह के बीच में था, जिसमें करीब 3767 वोट्स डाले गए। पहले तो कुलदीप सिंह को विनर डिक्लेयर करके सरपंच बना दिया गया, लेकिन फिर मोहित कुमार ने शिकायत की कि एक बूथ पर उनके हिस्से आए 254 वोट्स को कुलदीप के नाम पर काउंट किया गया है। मजेदार बात यह है कि ईसीआई ने अपनी गलती मानकर मोहित को नया विनर डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर कुलदीप सिंह ने इस वर्डिक्ट पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया और ये मामला आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। भारत के इतिहास में पहली बार 31 जुलाई 2025 के दिन जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता एंड एन कोटेश्वर सिंह की 3 जजेस बेंच ने रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया और रिकाउंटिंग में मोहित कुमार को ही विनर डिक्लेयर किया गया। ये दिखाता है कि ईवीएम्स हैकेबल हो या ना हो, लेकिन काउंटिंग प्रोसेस में इरेगुलरिटीज हो सकती है। वोटर फ्रॉड का मामला इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस की पहली लाइन है कि हम भारत के लोग खुद को ये सब अधिकार देते हैं, यानी कि असली पावर लोगों के हाथ में है और उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन और उसके निकलने वाले इंस्टीट्यूशंस को पावर दी है, लेकिन लोगों के पास अपनी राय बताने का एक लौटा चांस इलेक्शन ही है जहां पर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। अब अगर चुनाव ही फर्जी निकल जाए तो इसका मतलब है देश लोगों के हिसाब से नहीं बल्कि उन फ्रॉडस्टर्स के हिसाब से चल रहा है। यही वजह है कि भारत की डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी और भी कई वजह से शक के घेरे में है और ये डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी हेल्थी नहीं है। आपको इस मामले में क्या लगता है? क्या इस पर कोई हाई लेवल कमेटी को जांच करनी चाहिए या फिर ये जांच ईसीआई पर ही छोड़ दी जाए जो खुद कॉम्प्रोमाइज नज़र आती है?